गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन योर सैंपल पेपर सॉल्विंग क्लास। आज हम बात करेंगे सैंपल पेपर सेकंड की फॉर क्लास 11th टर्म सेकंड केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर सेकंड का, कैलकुलेट पीएच। दिस क्वेश्चन रिलेटेड विद पीएच। पहले हमें पीएच के बारे में पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। तो पीएच जो होता है वो है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास में है, उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन है या फिर जो हाइड्रोनियम आयन है, उनकी जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटी है या उनका जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग अगर लिया जाए, तो हाइड्रोजन आयनों का जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उसका नेगेटिव लॉग लें तो वो कहलाता है उसका पीएच। तो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए उस सॉल्यूशन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयनों का एक्टिव मास या उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कैलकुलेट करना है पीएच। कब करना है? 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 को डिसॉल्व करना है 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो आपको एक सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। और उस सॉल्यूशन को जब तुमने बनाया, पानी के अंदर आपने H2SO4 को डिसॉल्व किया है, कितना? 9.8 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का पीएच चाहिए, तो पीएच निकालने के लिए वहां हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन तुमने बनाया है, इस सॉल्यूशन की हम मोलरिटी निकालेंगे। फिर उस मोलरिटी से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन बता देंगे। हाइड्रोजन आयनों के कंसंट्रेशन को या उनकी मोलरिटी को यहाँ रखेंगे, पीएच कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हैं? उसका जो गिवन मास है वो अपॉन उसका मोलर मास कर दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए उसको, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, लीटर वाले वॉल्यूम से। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास, कितना है गिवन मास? 9.8 ग्राम। तो 9.8 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है उसका, तो H2SO4 का जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 98 ग्राम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है, तो कितना आ जाएगा ये 0.05। ये इस सॉल्यूशन की है मोलरिटी। आपके पास जो सॉल्यूशन है ना, उसकी मोलरिटी आपके पास आ गई है 0.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। इतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मोलरिटी आ गई। अब इस मोलरिटी को जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसकी मोलरिटी आ गई है H2SO4 की। अब देखिए, H2SO4 को जैसे पानी में डालोगे डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर के देखिएगा क्या होगा, इसके एक H2SO4 जो है उसके डिसोसिएशन से हमें कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे? 2 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। तो H2SO4 की मोलरिटी कितनी है? 0.05 है। और इसके एक मोल से इसके देखिएगा 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके इतनी मोलरिटी है, इट मीन्स इसके इतने मोल 1 लीटर में है। तो फिर इससे जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? जस्ट डबल मिलेंगे। तो अगर हमें इसकी मोलरिटी पता हो, तो अब इससे मिलने वाले जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे होंगे उनकी मोलरिटी या उनका एक्टिव मास या उनका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो 1 से 2 मिलते हैं, तो 0.5 से कितना बनेगा, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ हाइड्रोजन आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 इतने मोल पर लीटर। ये हो गई है हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन। इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर रख दीजिएगा, पीएच निकल के आ जाएगा। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन 0.1। तो यहाँ हम 0.1 जो है उसको हम 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 10 की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया है, pH इज इक्वल टू हो गया है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 1 को आगे ले आएंगे, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 लॉग 10। तो ये हो गया है 1 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इस सॉल्यूशन का जो pH है वो pH निकल करके आएगा 1।
ठीक है। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन आपके पास में सपोज करो वो H2SO4 की बजाय HCl रहा होता, तो देखिए फिर क्या होता। तो HCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो HCl का जब डिसोसिएशन होता है तो उससे देखिएगा एक ही H पॉजिटिव आयन मिलता है। तो जो इसके HCl के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव आयन के होंगे। इसका मतलब HCl की जो मोलरिटी होगी, H पॉजिटिव आयनों की मोलरिटी, इट मीन्स उनका एक्टिव मास, इट मीन्स उनकी मोलर कंसंट्रेशन उतनी ही होगी। बट H2SO4 के केस में ऐसा नहीं है। H2SO4 के डिसोसिएशन से कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। तो इसकी जितनी मोलरिटी होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन इससे जस्ट डबल। उससे हम हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो देखिए क्या कहता है। व्हाट हैपन व्हेन, राइट इक्वेशन लिखनी है आपको, अगर हम लिथियम नाइट्रेट को गर्म करें, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करें। तो अब हम चले जाएंगे एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में भी फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें से देखिएगा लिथियम जो होता है इसकी प्रॉपर्टी एनामोलस होती है, नीचे वालों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो लिथियम का जो नाइट्रेट होता है इसको गर्म किया जाए और बाकी के जो नाइट्रेट हैं उनको अगर गर्म किया जाए तो इन दोनों के जो नाइट्रेट होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन है वो अलग अलग तरीके से होता है ना, क्योंकि लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टी है ना, इस कारण से। तो लिथियम का जो नाइट्रेट होता है LiNO3, इसको जब गर्म करते हैं तो देखना क्या होता है। तो 2 लिथियम के नाइट्रेट को एक साथ गर्म करेंगे, क्या होगा, ये दोनों के दोनों लिथियम यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ मिलके और लिथियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा Li2। एक ऑक्सीजन यहाँ से चली गई। अब यहाँ से बच गया है कौन, NO2, और यहाँ से NO3 में से एक और NO2, और उसके बाद में फिर एक ऑक्सीजन। बट नेसेंट ऑक्सीजन या अकेली ऑक्सीजन या एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक और लिथियम नाइट्रेट लेते हैं। इसका भी डिकम्पोजिशन होगा सेम उसी तरीके से। दोनों लिथियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, लिथियम ऑक्साइड। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 2 NO2 और जाएंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और बचेगी। दोनों ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होकर के O2 गैस बना देंगे। अब अगर हम इसका बैलेंस इक्वेशन लिखें तो देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा यहाँ से जो लिथियम नाइट्रेट है उस लिथियम नाइट्रेट के कितने 1 2 3 4 एटम हो गए, और उसके डिकम्पोजिशन से 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं लिथियम ऑक्साइड के, 4 NO2, और एक O2 गैस जो है वो रिलीज हो गया है। इस तरीके से लिथियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं उनके जो नाइट्रेट होते हैं वो डिकम्पोज होकर के क्या बनाते हैं उनको हीट करने पर। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट हो चाहे सोडियम नाइट्रेट हो, इनको जब हीट किया जाता है तो इनके जो नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो KNO3 should be converted into KNO2 and oxygen gas should be released। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है दोनों के नाइट्रेट में हीट करने पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट शुड बी रिलेटेड विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है, पहली बात तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पार्शियली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनसे ही रिलेटेड होता है और उनके लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपके पास में कोई भी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट हो, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास PbCl2 है, तो ये वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, पार्शियली सॉल्युबल है। तो इसको जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो इसकी बहुत थोड़ी सी जो अमाउंट है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो वाटर में कैसे रहेगी, इनसॉल्युबल रहेगी। तो यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उसकी डिजोल्व अमाउंट और अनडिजोल्व अमाउंट के बिटवीन। अब अगर ऐसा सपोज किया जाए कि जो PbCl2 है इसकी वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी S हो, तो यहां से देखिएगा अब इनका स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन ये कह रहा है कि लेड क्लोराइड PbCl2 के 1 मोल से Pb पॉजिटिव 2 का एक ही आयन बना है, इट मीन 1 मोल बना है। बट क्लोराइड जो आयन है वो देखिएगा वो डबल बने हैं। इट मीन्स अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S हो, इट मीन्स इस वाटर के अंदर अगर इसके S मोल डिजोल्व हुए हैं तो उससे Pb पॉजिटिव 2 जो आयन यहाँ पे बनेंगे ऑब्वियसली वो भी कितने होंगे, S मोल होंगे। लेकिन
एक पीबी के साथ क्लोराइड आयन यहाँ पे 2 बन रहे हैं। इट मीन्स अगर यहाँ से एक पीबी डिजोल्व हो रहा है तो क्लोराइड आयन 2 डिजोल्व हो रहे हैं। इट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस होगी तो यहाँ क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट होंगे या क्लोराइड आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी होगी, 2s यहाँ पर होगी। अब अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल दें KSP, तो KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बने हैं इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद उनके आयनों का कंसंट्रेशन, Pb पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयनों का कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल शुड बी रेज इनटू फॉर्म ऑफ देयर पावर्स। KSP इज इक्वल टू Pb पॉजिटिव टू आयनों का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन उसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा, क्योंकि जितने ये डिसॉल्व होंगे उतना ही Pb बनेगा, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो S के बराबर होगा। और क्लोराइड आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो उससे डबल होगा, इट मीन्स 2s के बराबर होगा, पावर क्या होगा 2। तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S की पावर 1 और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगाएंगे तो 4 बन जाएगा और S स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब यहाँ से हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सॉल्ट यहाँ पे दिया है, किस सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है, A2B सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। सॉल्ट जो हमें यहाँ से दिया है वो दिया है A2B। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी A2B सॉल्ट है तो इस सॉल्ट को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेन होकर के A और B बनेंगे, लेकिन इनका रिलेशन क्या होगा, तो देखिए B के पास यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहा होगा, तो 1 को हम किसके ऊपर लेके जाएंगे, A के ऊपर, जिससे A के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव 1 चार्ज, और 2 को यहाँ लेके जाएंगे तो B जो है उस B के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव 2 चार्ज। ये आयंस बनेंगे। अब अगर इसको बैलेंस किया जाए तो देखिए ए के नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो 2a पॉजिटिव 1 लिखना पड़ेगा, और बी का नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से ये आयोनाइज हो जाएगा और इन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो A2B सॉल्ट को जब भी डिजोल्व करेंगे तो इस तरीके के आयंस बनेंगे। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ये उसकी अनडिजोल्व अमाउंट है, ये उसकी डिजोल्व अमाउंट है, डिजोल्व, और ये होगा उनका अनडिजोल्व। अब सपोज करें अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो ये जो A आयन बनेगा उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2s, और इसकी सॉल्युबिलिटी S। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव 1 जो आयन बनेंगे उनकी कंसंट्रेशन पावर 2 करेंगे, और B नेगेटिव जो आयन बनेंगे कंसंट्रेशन पावर 1 करेंगे। KSP इज इक्वल टू A पॉजिटिव आयनों की जो सॉल्युबिलिटी या जो कंसंट्रेशन है दैट इज 2s की पावर 2, B नेगेटिव 2 की कितनी है, S। ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर इंटू s की पावर 1, KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 4s का क्यूब। अब इस क्वेश्चन में आपको KSP दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इट मींस S के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको यहाँ से S कैलकुलेट करना है तो 4 को उधर लाना पड़ेगा, तो S की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाई 4, और S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो KSP है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसका क्यूब रूट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, arrange the following compounds in decreasing order of their reactivity toward an electrophile। कंपाउंड है टॉलुइन, 4 नाइट्रोटॉलुइन, 2,4 डाइनाइट्रोटॉलुइन। देखिए टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलुइन होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जब हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो ये कहलाता है टॉलुइन। दूसरा बेंजीन 4 नाइट्रोटॉलुइन, तो टॉलुइन हमने लिया और उसके जो 4 नंबर की पोजीशन उस पर NO2 लगा दिया, दैट इज 4 नाइट्रोटॉलुइन, और फिर 2,4 डाइनाइट्रोटॉलुइन, अगेन टॉलुइन, और उसके ऊपर 2 और 4 नंबर के ऊपर नाइट्रो, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोटॉलुइन। ये 3 कंपाउंड हो गए। इन तीनों कंपाउंड की रिएक्टिविटी हमें चेक करनी है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आए और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको छोड़ा जाए और कहा जाए कि जाओ भाई रिएक्ट कर लो। तो बताइएगा इनमें से इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी कौन सी रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। ये कुछ वैसा ही हो गया है जैसे कि शादी के सीजन में और एक ही दिन में अगर 3 से ज़्यादा कार्ड आ जाएं, 3-4 कार्ड अगर आपके घर पे आ गए हो, निमंत्रण आ गए हो, तो अब आपके सामने
समस्या है कि जाना आपको है, लेकिन एक ही शादी में जा सकते हैं, लेकिन 3-4 निमंत्रण तुम्हारे पास में है, इनविटेशन 3-4 आगे। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर हम चेक करते हैं कि कौन से कार्ड का वजन ज़्यादा है। तो हम देखते हैं वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, तो फिर हम उसको चूज कर देते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसके सामने देखो ये 3 टेंट लगा करके बैठे हुए हैं कि भाई आ जाओ, इधर खाना खा लो, इधर खाना खा लो, इधर रिएक्ट कर लो। तो ये कहाँ पे जाएगा? तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नीडी, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये इनमें से कहाँ जाकर रिएक्ट करेगा? वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। तो बताइए कहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है यहाँ पे? तो देखिए ये CH3 है, टॉलुइन, टॉलुइन का प्लस आई इफेक्ट लगता है, साथ में ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है इस रिंग के साथ में। तो यहाँ रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यहाँ CH3 है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, बट यहाँ NO2 जुड़ गया, और NO2 जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल्ड आउट कर लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी थोड़ी सी। और इस कंपाउंड में 2 नाइट्रो ग्रुप है, दोनों का कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। तो दोनों के दोनों रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। और बताइए कौन सी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हैं? तो ऑब्वियसली ये वाली जो रिंग है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली कहाँ जाकर के रिएक्ट करेगा? इस वाली रिंग पर, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो इन रिंग की जो रिएक्टिविटी है इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो देखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टॉलुइन, उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा ये, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, और उससे कम ये वाला होगा। उसके बाद कन्वर्जन है, किसको कन्वर्जन करना है? टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे करेंगे। टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट किस में करना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? देखिए ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4। आइल का मतलब एक वैकेंट वैलेंसी, ब्रोमाइड का मतलब उस वैकेंट वैलेंसी पे Br जोड़ेंगे। बट ये 4 कार्बन कैसे अरेंज करो ताकि उसमें टार्ट का मतलब टर्शरी, इट मीन्स 3 डिग्री का कार्बन बने, उसके ऊपर आपको ब्यूटाइल जोड़ना है, इट मीन्स उसके ऊपर आपको ब्रोमाइड जोड़ना है। तो 4 कार्बन को जोड़ने की 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो 4 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे या फिर 4 कार्बन ओपन चेन में ऐसे जुड़ेंगे। तो इसके अंदर ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, सॉरी ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो इसमें सारे के सारे कार्बन 1-2 डिग्री है, बट इसमें 1-1-1 और ये कार्बन 3 डिग्री। तो टार्ट ब्यूटाइल बोला, इसका मतलब 3 डिग्री के ऊपर Br जोड़ना है। तो इट मीन्स 4 कार्बन शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे तो पहले हमने 4 कार्बन को ऐसे जोड़ा ताकि उसमें टर्शरी कार्बन बने, और अब ये जो टर्शरी कार्बन है इसके ऊपर हम जोड़ेंगे Br। वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर देंगे, ये बन गया टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इससे बनाना क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल, तो इस बार हमें जो स्केलेटन बनाना है वो आइसो का बनाना है, और याद रखेंगे आइसो का स्केलेटन ये होता है। ठीक है, अब ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे Br, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर देंगे, CH और CH2। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब सीधा सा अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पता लग रहा है हमें कि ये जो Br है ना, ये इस कार्बन पर जुड़ा है, इस कार्बन से हटा के Br को इस वाले कार्बन पर जोड़ना है, यहां से हटा के यहां जोड़ना है Br को। तो अब यहां से हटा के यहां कैसे जोड़ें? तो इसके लिए हमें पहले इस Br को हटाना पड़ेगा। Br को हटाने के लिए पहले हम इसकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ कैसे होती है एल्काइल हैलाइड्स में? तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए इसके अंदर हम KOH या फिर NaOH, इट मीन्स बेस डालेंगे, लेकिन बेस जो है वो कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। तो एल्कोहलिक बेस डाल के हीट करते तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से? HBr।
Br तो यही जाएगा, बट H कहाँ से आएगा? H आएगा बीटा से। तो बीटा कौन सा है? Br जिसपे बॉन्डेड है अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, ये सब बीटा है। तो ऑल सारे के सारे इक्वल हैं, तो कहीं से भी H लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? H। ठीक है बेटा, तो HBr बाहर जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड आकर के देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr बाहर जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर फिर से HBr का एडिशन कराना है, लेकिन HBr का जो एडिशन है वो आपको अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ कराना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ कराना है तो यहाँ पे क्या डालना है? परऑक्साइड डाल दो। अब परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब आप HBr का एडिशन यहाँ पे कराओगे तो मार्कोनिकॉफ का एंटी लगेगा। इट मीन्स बच्चा जो है वो कहाँ जा करके खेलेगा? बच्चा बच्चों में नहीं खेलेगा, बच्चा बड़ों में जा करके खेलेगा। तो इस समय जब आप HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड कराओगे यहाँ पे, तो H यहाँ जुड़ेगा और ये जो Br है वो यहाँ CH2 पर जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसमें से HBr निकालना है, फिर से HBr ऐड कराना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इस तरीके से इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में ब्यूट 1 आइन लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, बट ब्यूट 2 आइन जो है वो ऐसा नहीं करता है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये याद रखना पड़ेगा कि जो टर्मिनल एल्काइंस होती है, ओनली टर्मिनल एल्काइन, कार्बन कार्बन आपके पास में हो और सबसे लास्ट ही लास्ट का जो कार्बन है उसके साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, और बाकी के ऊपर हम हाइड्रोजन्स को जोड़ दें, तो दैट इज टर्मिनल एल्काइन। और इस टर्मिनल एल्काइन का ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये एसिडिक क्यों है? उसका लॉजिक ये होता है कि जब एल्काइंस होती हैं तो एल्काइंस के अंदर जो कार्बन होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन का sp होता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? यूक्रेन जैसी उसकी हालत हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, नाटो जो है मुझे क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ जैसे sp होगा ना, तो ये कार्बन क्या मान के चलता है? ये मान के चलता है कि मेरी En बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसको वहम हो जाएगा कि मेरी En बहुत ज्यादा हो गई है, और इसका जो En है वो अप्रोक्स क्लोरीन के बराबर तक हो जाता है इसका En। अब इसका En हाई हो गया है तो ये क्या करता है? यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन बहुत आसानी से मिल जाएगा, हट जाएगा, तो एसिडिक होता है। तो जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, अगर उन टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन हम किसी भी एल्कली मेटल के साथ करा दें, सोडियम मेटल के साथ करा दें, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्कली मेटल है, तो ये मेटल आकर के हाइड्रोजन को क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है और उसके साथ बॉन्डेड हो जाती है। इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये काम केवल टर्मिनल एल्काइंस ही करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ब्यूट 1 आइन है और एक ब्यूट 2 आइन है। तो पहले हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूट 1 आइन का भी और ब्यूट 2 आइन का भी। देखिए ब्यूट 1 आइन, ब्यूट इट मीन्स कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दें, ये लीजिए। और ब्यूट 2 आइन हमारे पास में हो गया ये वाला, बीच में 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, येलो। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ करा दीजिए। अब मुझे बताइए सोडियम के साथ रिएक्ट करके कौन हाइड्रोजन रिलीज करेगा? तो देखो ये कार्बन sp हाइब्रिड है, लेकिन इसके ऊपर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये अल्काइन टर्मिनल है ना, तो उसका ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ रिएक्ट करके किसको रिलीज करता है? यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, और यहाँ से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस चली जाएगी। लेकिन यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये हो गया है रिएक्शन विद सोडियम। तो यहाँ पे हम समझ गए कि अल्काइंस जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, उनका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस। ये आपके पास एक प्रोडक्ट एल्कीन आपके पास में, इसका ओजोनोलाइसिस कराइए। तो मैंने आपको बताया कि ओजोनोलाइसिस में क्या करना होता है। अगर आपको सीधा ही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आपको यहाँ ये एल्कीन जो है वो दी हुई है, डबल बॉन्ड C और इसके ऊपर CH3, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कराइए ओजोन से।
तो ओजोन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ओजोन में कितनी ऑक्सीजन होती है? 3। तो इनमें से क्या होता है, एक जो ऑक्सीजन है वो जाकर के फंस जाती है पाई बॉन्ड के बीच में, और दो जो ऑक्सीजन है वो फंसती है सिग्मा बॉन्ड के बीच में जाकर के। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ फंस जाएगी, दो ऑक्सीजन यहाँ फंस जाएगी, ये ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड का क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसका रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पानी लाना पड़ेगा। पानी कैसा होना चाहिए? पानी होना चाहिए एकदम प्योर। प्योर पानी कहाँ से लाएंगे? गंगा से। गंगा कहाँ से निकलती है? शिव जी की जटाओं से। और शिव जी का हथियार क्या है? त्रिशूल। तो याद रखेंगे कि इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें इस तरीके से त्रिशूल चलाना होता है। तो इसे वहां पे त्रिशूल चला देंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है इसको कौन ले जाएगा? जिंक। अब बाकी के जो ऑक्सीजन बच गए वो जुड़ जाएंगे इन दोनों के साथ में डबल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के। तो देखिए यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएगा और यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड वो यहाँ से जुड़ जाएगा। और सीधा प्रोडक्ट निकालना हो तो अभी मैंने समझाया है कि बस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट होंगे आफ्टर ओजोनोलाइसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो पार्ट है वो देखिए क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कराना है और उसका मैकेनिज्म बता देना है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो केमिस्ट्री में जब भी एशन आ जाए, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, लेशन जब भी आ जाए इसका मतलब है सीधा सीधा सा एंट्री। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रेशन का मतलब होता है एंट्री। किसकी एंट्री करानी है? एंट्री ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप की एंट्री कहां पर करानी होती है? बेंजीन रिंग पर। एंट्री ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन रिंग नोन एज नाइट्रेशन। तो बेंजीन लीजिए, अब बेंजीन लेकर के इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री करानी है। तो फिर ये नाइट्रो ग्रुप लाएं कहाँ से? तो नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए हमें यहाँ रिएक्शन करानी होती है किससे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर बनता है किससे? कंसंट्रेट H2SO4, साथ में क्या डालते हैं? कंसंट्रेट HNO3। ठीक है ना? बस बजना चाहिए गाना और आना चाहिए लिखना। इस HNO3 को ना हमें लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको? OHNO2 करके लिखते हैं। ये लीजिए, जिसने इसको सही लिख दिया उसका प्रोडक्ट भी सही बन जाएगा बेटा। अब रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, ये यहाँ बनता है इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाकर के रिंग पे रिएक्ट करता है, वहां से किसको हटा देगा? बच्चे को। बच्चा कौन है? हाइड्रोजन। उसको बोलेगा ये चल यहाँ से, क्या काम है तेरा? भगा देगा। H और OH, वाटर बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे जुड़ जाएगा और इस तरीके से जो बेंजीन रिंग है उसका क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने लिखा है ना, ये तो उसकी रिएक्शन हो गई है और क्वेश्चन जो है उसमें उसने मैकेनिज्म पूछा है। अब हमें इसका मैकेनिज्म भी लिखना होगा। मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं? तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना, जो इतना इजी दिख रही है, एक्चुअल में ये इतना इजी भी नहीं है, ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, किस किस को मिलाएंगे? H2SO4 और HNO3 को। तो एक्चुअल में ये दोनों ही रिएक्ट कर लेते हैं और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो इन दोनों में देखिएगा ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये दोनों के दोनों एसिड हैं। लेकिन इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो बाप ये वाला है ना, बड़ा ये वाला है। तो ये बोलेगा मैं एसिड बनूंगा, तू क्या बन? बेस। तो HNO3 को मजबूरी में यहाँ क्या बनना पड़ता है? बेस बनना पड़ता है। तो ये एसिड बनेगा, ये बेस बनेगा, ये H देगा, इसे क्या देना पड़ेगा? अपना OH। वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर। और यहाँ से देखो कौन सा आयन बनेंगे? वाटर के साथ में बनेंगे कौन? नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन। अब यहाँ से ये जो नाइट्रोनियम आयन यहाँ से बना है यही हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब जाकर के रिएक्ट कहाँ पे करता है? रिंग पर। तो जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये जो नाइट्रोनियम आयन यहाँ से बना है, ये नाइट्रोनियम आयन जाकर के रिंग के ऊपर अटैक करेगा और रिंग पर अटैक करके देखिएगा क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग
वहाँ जाएगा रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोनियम आयन। अब नाइट्रोनियम आयन जैसे ही वहां जाएगा, जाकर के देखिएगा यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, तो ये वीक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब जैसे वीक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे वहां नेगेटिव, दूसरी जगह कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले पर जाकर के जुड़ जाएगा, सॉरी नेगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा। और इंटरमीडिएट जो यहाँ से बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे कौन जुड़ गया आकर के NO2, यहाँ बन गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ गलती नहीं करेंगे, यहाँ याद रखना है ये सब के सब जितना भी कॉर्नर्स है ना, ईच कॉर्नर शुड बी रिप्रेजेंट ईच कार्बन, ठीक है। और ईच कार्बन बॉन्डेड विद 1 हाइड्रोजन, दैट मीन्स ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, बाकी का हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कहाँ से आ गया, सबके ऊपर है। अब इसके अंदर रेजोनेंस होगा तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और फाइनली क्या होता है, फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ से डबल बॉन्ड बन के NO2 और H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ जुड़ करके और H2SO4 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो बीच वाला जो स्टेप है कि यहाँ से H पॉजिटिव कैसे निकलेगा, तो उसको भी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस का पार्ट हो जाएगा। वो देखिएगा इस तरीके से यहाँ रेजोनेंस होगा, इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे NO2 जुड़ गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और हर एक कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये यहाँ से पुल करेगा, यहाँ डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, इस कार्बन पे H और NO2, यहाँ पॉजिटिव। फिर जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेफिशिएंसी आई, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और NO2, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर डेफिशिएंसी आती है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, यहाँ डेफिशिएंसी आएगी, ये कहाँ से खींचेगा, H से, फाइनली H हट जाएगा, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड 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 NO2, और फाइनली यहाँ से H पॉजिटिव हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप यहाँ रेजोनेंस के होते हैं, और उससे फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरीके से ये बेंजीन रिंग का जो नाइट्रेशन है उसका मैकेनिज्म है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस सैंपल पेपर नंबर 2 जो था हमारा, उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।